जैसे कि कोई इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए कुछ types of natural resources, their challenges, their present scenario in our country, इन सबको डिस्कस करेंगे. The fourth unit is about biodiversity and conservation. कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसके कंजर्वेशन के चैलेंजेस क्या हैं, एंड एट प्रेजेंट कौन कौन सी स्कीम्स चल रही हैं, कहाँ कहाँ फंडिंग है, एंड उनके लिए जो स्ट्रेटजीज अपनाई गई हैं वो किस तरह से हैं. The fifth unit is about environmental pollution. इसमें एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, इन सब के क्या क्या चैलेंजेस हैं, इनको कैसे कैसे मिट आउट किया जा सकता है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में जो इन सबको कंट्रोल करती हैं. Sixth unit is about global environmental issues and the policies. जो स्टूडेंट्स कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लाइक एसएससी, यूपीएससी, स्टेट सर्विस कमीशंस, इन सब के लिए यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंसेस हैं, ग्लोबल इन्वायरमेंटल चेंज, इन सब के ऊपर जो भी डिटेल्स हैं वो सब जो है इसी पे ही जो है डिपेंड, मतलब इससे क्वेश्चंस काफी उसमें पूछे जाते हैं. The seventh unit is about human communities and the environment. कि जो ह्यूमन कम्युनिटीज हैं, जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो मूवमेंट्स चलाए गए थे कम्युनिटीज में लोगों ने एनवायरनमेंट के लिए, उनका एनवायरनमेंट से क्या रोल है, कितना इंपॉर्टेंस रहा, कितना वो फ्रूटफुल रहे, और किस तरह से एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं, जो प्रॉब्लम चैलेंजेस आती हैं, वो ह्यूमन कम्युनिटीज को इम्पैक्ट करती हैं. We will start with our unit 1, that is introduction to environment. Environmental studies. In unit 1, we will go through the 5 topics, that is multidisciplinary nature of environment, studies. The environment have 4 components, that is atmosphere, hydrosphere, lithosphere, and biosphere. The scope and importance, concept of sustainability and sustainable development, brief history of environmentalism. First, environment. Environment जो word है environ, ग्रीक वर्ड एनवायरन से लिया गया है, बना है एनवायरमेंट. सॉरी, इट्स नॉट अ ग्रीक वर्ड, इट्स अ फ्रेंच वर्ड. तो जो एनवायरन होते हैं उसमें 2 फैक्टर्स होते हैं, एक होते हैं लिविंग फैक्टर्स और दूसरा होता है फिजिकल फैक्टर्स. लिविंग फैक्टर्स मींस समटाइम्स लिविंग फैक्टर्स की जगह हम वर्ड यूज करते हैं बायोटिक, एंड फिजिकल फैक्टर्स की जगह वर्ड यूज करते हैं अबायोटिक. लिविंग फैक्टर्स की जगह वर्ड यूज होता है बायोटिक, एंड फिजिकल जो फैक्टर्स हैं उनकी जगह वर्ड जो यूज होता है दैट इज अबायोटिक. बायोटिक फैक्टर्स मींस दोज हु हैव लाइव्स इन इट, यानी कि जो जिंदा हैं, लाइक ह्यूमंस, प्लांट्स, birds, microbes, these all are biotics, these all are living factors. और अबायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं, लाइक एयर, जो कि एक रोल प्ले करता है लेकिन इट्स नॉट लिविंग.
वाटर, सॉइल, तो ये सब क्या हुआ अबायोटिक फैक्टर्स। तो जो हमारा एनवायरमेंट है वो इन दोनों के इंटरफेरेंस से है कि अगर हम सिर्फ एक कंपोनेंट ले ह्यूमन बीइंग्स, तो ह्यूमन बीइंग्स इज नॉट एनवायरनमेंट। हमारे आसपास प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स अकेले एनवायरनमेंट नहीं है। जो एनवायरनमेंट बनता है वो इन दोनों के इंटरेक्शन से बनता है। फॉर एग्जांपल एक प्लांट, प्लांट के लिए वाटर भी इंपॉर्टेंट है, सॉइल भी इंपॉर्टेंट है, एयर भी इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी फैक्टर्स हैं वो कोई एक फैक्टर बाकी सारे फैक्टर से भी इंपैक्ट करके एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। इन शॉर्ट इट इज नोन एज सराउंडिंग, आवर सराउंडिंग्स। इंडिया में एक एक्ट है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, दैट इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। Environment is a sum total of water, air, and land, and the interrelationship that exists among it is exists among them with the human beings, other living organisms, and materials. जो प्रोटेक्शन एक्ट है इंडिया में, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसने जो एनवायरमेंट की डेफिनेशन दी है, अकॉर्डिंग टू इट आल्सो इट इज एन इंटीग्रेशन बिटवीन द लिविंग बीइंग्स एंड द आवर सराउंडिंग्स अबायोटिक फैक्टर्स। environmental studies को जो पढ़ाया जा रहा है, definitely it must have some objectives. So the first objective is the awareness. What type of awareness? किस तरह की awareness बढ़ानी है? Awareness to enhance the awareness regarding environmental problems. कि लोगों को पता हो कि जागरूकता फैलाना, कि लोगों को पता हो कि प्रॉब्लम कहाँ है, challenges क्या आ रहे हैं। तो जो अवेयरनेस है मीन्स फॉर एग्जांपल किसी को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में नहीं पता है, वो कहीं पे भी लोग आप देखते होंगे, यूजुअली आपने विजिबल होगा कि कहीं पे भी डस्टबिन है उसके आसपास लोग जो है कूड़ा बाहर फेंक देते हैं। ट्रेन्स में चल रहे हैं, बसेस में चल रहे हैं, शीशे से कूड़ा बाहर, दैट इज अवेयरनेस। उनको नहीं पता है कि वो पॉलिथीन जो है कहीं पे भी जा करके एग्रीकल्चर या फिर ड्रेनेज में जा करके प्रॉब्लम कर सकती है। बेसिक इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, कौन सी चीज ऑर्गेनिक वेस्ट है, कौन से इनऑर्गेनिक वेस्ट है, इसकी इंफॉर्मेशन की कमी है। लोगों को पता ही नहीं है कि उसकी प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है। तो इन सब चीजों को एनहेंस करने के लिए एनवायरमेंटल स्टडीज इंपॉर्टेंट है। अटेन स्किल्स, आप लोगों ने सुना होगा जनरली कि ब्लू कलर का डस्टबिन और ग्रीन कलर का डस्टबिन, गीले गीले कूड़े के लिए ये इस्तेमाल करें एंड दूसरा एंड सूखे कूड़े के लिए ये इस्तेमाल करें। इस तरह की जो डेफिनेशन है सुनी होंगी डेफिनेटली। तो ये क्या स्किल्स हैं जो लोगों को एनहेंस कराई जाती हैं कि अगर कहीं ऑर्गेनिक वेस्ट है मींस गीला कूड़ा जो डिकम्पोज हो सकता है, तो आप ग्रीन कलर का डस्टबिन यूज कीजिए। एंड अगर कोई इनऑर्गेनिक वेस्ट है यानी कि गीला कूड़ा नहीं है, कुछ पेपर्स एंड दूसरी चीजें हैं, तो आप ब्लू कलर का डस्टबिन यूज कीजिए। एटीट्यूड ऑफ कंसर्न, कि फॉर एग्जांपल लोगों में डेवलप कराने के लिए एनवायरमेंटल स्टडीज इंपॉर्टेंट है कि लोगों के अंदर कंसर्न जागे, कि कंसर्न ऑफ व्हाट, कंसर्न अबाउट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, कंसर्न अबाउट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल अगर कोई इंडस्ट्री है वो अपना कुछ सेटअप लगा रही है, तो डेफिनेटली वो कुछ पॉल्यूशन डिस्चार्ज करेगी। अगर वो पॉल्यूशन डिस्चार्ज कर रही है तो उसके नियर बाय जो एरियाज हैं उन सब पे भी उसका इम्पैक्ट आएगा। अगर कोई एयर पॉल्यूशन डिस्चार्ज कर रहा है तो डेफिनेटली वो उसके एरिया के 1-2 किलोमीटर तक असर डालता है। तो उस इंडस्ट्रीज उस पर क्या कंट्रोल मेजर्स लगा रही हैं, वो जो एटीट्यूड है वो इन्वायरमेंटल स्टडीज के थ्रू रेज करना है कि फ्यूचर जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, अगर आप लोग इन्वायरमेंटल स्टडीज पढ़ रहे हैं तो आप लोग डेफिनेटली इन सब चीज़ों को जान सकेंगे। पार्टिसिपेशंस इन द प्रोग्राम्स, अपने स्वच्छ भारत अभियान के बारे में सुना होगा कि जब स्वच्छ भारत अभियान जैसा कोई अगर प्रोग्राम चल रहा है या फिर कोई भी एनी XYZ कोई भी प्रोग्राम चल रहा है, कंट्री लेवल, स्टेट लेवल, अभी कम्युनिटी लेवल, स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल पे, तो उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेशन, बिकॉज जो इन्वायरमेंट प्रॉब्लम है वो किसी एक हाउस होल्ड या इंडिविजुअल की नहीं है। अगर कोई इन्वायरमेंट प्रॉब्लम आपके कम्युनिटी में है, मीन्स आपके आसपास कॉलोनी में है, कुछ आसपास के लोगों के है, तो या फिर स्टेट की है या फिर सिटी की है, तो डेफिनेटली वो एक बड़ी प्रॉब्लम है और सिर्फ एक आदमी के मेजरमेंट से नहीं होगा। तो इट नीड्स अ पब्लिक पार्टिसिपेशन। Multidisciplinary nature of environmental studies. It is an integration of several subjects that include both science and social studies.
It deals with all the aspects of biotic and abiotic components of the environment. जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया कि बायोटिक और अबायोटिक लिविंग बीइंग और फिजिकल जो फैक्टर्स हैं उनको कहते हैं. तो मीन्स मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंटल स्टडीज जो है वो किसी एक सब्जेक्ट का डोमेन नहीं है. आपको सिर्फ इन्वायरमेंट में तो सिर्फ पॉल्यूटेंट्स के बारे में स्टडी है, केमिस्ट्री तो नो, इट्स नॉट अबाउट ओनली केमिस्ट्री, इट्स नॉट ओनली अबाउट द लॉ, इन्वायरमेंटल लॉज नहीं है, केवल इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट नहीं है, इट्स अ मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर. मींस इसमें बहुत सारे जो डिसिप्लिन्स हैं वो इन्वॉल्व हैं. यहाँ हम डिस्कस कर लेंगे वन बाय वन जो है कि कैसे कैसे इन्वायरमेंटल स्टडीज किस डिसिप्लिन से रिलेट करती है. फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है कि अगर आपके यहाँ से कूड़ा वेस्ट जो है सेग्रीगेशन हो रहा है एट सोर्स, देन उसके बाद उसका कलेक्शन हो रहा है, देन वो फिर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, देन उसका सॉलिड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस वहाँ चल रही हैं, तो इट ऑल कम्स अंडर द मैनेजमेंट. So it is the example of that management discipline in the environmental studies. The second point is law and legal aspects. If you will go through the legal terms like Environmental Protection Act, Water Pollution Act, Air Pollution Act, the norms and the guidelines regarding the solid waste management, hazardous management, these all comes under the purview of the law and legal aspects. Then earth sciences, that means geology, geography and geochemistry. If you will go through the maps, एयर पोल्यूशन पे अगर आप मैप देख लें तो उसमें कई जगह आपको जो मैप्स दिखेंगे कुछ हॉटस्पॉट्स बने होते हैं, कुछ जहाँ से कहीं कंसंट्रेशन कहीं ज़्यादा है तो रेड है, कहीं कंसंट्रेशन कम है तो ग्रीन है. तो वो सब जो डिस्ट्रीब्यूशंस की स्टडी होती है वो जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, जो जिसका रोल इम्पोर्टेंट होता है एनवायरमेंटल स्टडीज में. फिजिकल साइंसेस, अगर कोई पॉल्यूटेंट रिलीज हो रहा है किसी व्हीकल से, किसी इंडस्ट्री से, चाहे वो एयर पॉल्यूटेंट हो चाहे वाटर पॉल्यूटेंट हो, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं कुछ फिजिकल प्रोसेस के थ्रू जाता है. यानी फिजिक्स, यानी कहीं वो ग्रेविटी से सेटल डाउन होता है, कहीं उस पर दूसरे लॉज भी एप्लीकेबल होते हैं. तो इन्वायरमेंटल स्टडीज में फिजिकल साइंसेस का भी एक इम्पोर्टेंट रोल स्टडीज में फिजिकल साइंसेस का भी इम्पोर्टेंट रोल है. केमिकल साइंसेस, आपने डेफिनेटली आर्सेनिक का नाम सुना होगा. एक हैजार्डस केमिकल है ग्राउंड वाटर में, जिसका काफी ड्रिंकिंग वाटर पे अगर ड्रिंकिंग वाटर में उसकी अवेलेबिलिटी है तो आपकी हेल्थ पे काफी इश्यूज उसकी वजह से क्रिएट होते हैं. तो आर्सेनिक है, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इस तरह से मतलब जितने भी केमिकल स्पीसीज हैं वो भी जब स्टडी में एनवायरमेंटल स्टडीज का पार्ट है. कंप्यूटर मॉडलिंग, फॉर एग्जांपल हमें वेदर फोरकास्टिंग करनी है कि हमें पता लगना है कि कैसे कैसा वेदर कहाँ पे है, हमें एग्रीकल्चर के लिए कौन सा हमें कुछ गाइडलाइंस जारी करनी है, तो उन सब के लिए जो डाटाबेस में हम एंट्री करा के जो मॉडलिंग करते हैं इट मस्ट गो थ्रू द कंप्यूटर मॉडलिंग. तो रोल ऑफ कंप्यूटर मॉडलिंग का भी एनवायरमेंटल स्टडीज में बहुत इंपॉर्टेंट है. मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ऑफ कोर्स अगर आपने वर्ड सुना होगा जी सिस्टम, मींस अगर आपको कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन, ओवरऑल कंट्री डिस्ट्रीब्यूशन, अगर कहीं पे कुछ अगर बाढ़ आई है तो उसकी लिमिट्स क्या थी, वो कहाँ कहाँ बाउंड्री तक टच करी, अगर कोई रिजर्वायर है उसकी कैपेसिटी क्या है, सब कुछ भी आपको स्टडी करनी है तो डेफिनेटली मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का रोल प्ले इसमें रहेगा. सोशल साइंसेज एंड सोशियोलॉजी, अगर कोई इन्वायरमेंटल मूवमेंट है, अगर कोई इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए जैसे कि कोई इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए कुछ लोगों ने मूवमेंट किया है, लोकल्स ने कुछ मूवमेंट किया है, तो डेफिनेटली उसमें सोशल साइंस का भी इंपॉर्टेंस रहता है कि इन्वायरमेंटल स्टडीज विद रिस्पेक्ट टू सोशल साइंसेस. हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी की इन्वायरमेंट में स्टडीज जो है काफ़ी कुछ इंडिकेशन करती है. हिस्ट्री है उसमें भी कि इन्वायरमेंटलिज्म कब से स्टार्ट हुआ था, उसके क्या क्या एस्पेक्ट्स रहे, इतने साल में हमने इतने इन्वायरमेंट के में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं उसके सॉल्यूशंस क्या हैं. अगर हम इसकी हिस्ट्री एंड इन सब सब्जेक्ट डिटेल्स में जाएं तो हिस्ट्री का पार्ट होता है.
एंथ्रोपोलॉजी, लाइफ साइंसेज में लाइक अभी हम लोग कोविड का टाइम देख ही रहे हैं कि एक माइक्रोब जो है उसके जो कोरोना वायरस है उसकी वजह से कितना वो हमने मतलब स्टडी की गई है। तो डेफिनेटली इन्वायरमेंटल स्टडीज का भी पार्ट है, वो कैसे कैसे फैल रहा है, कब वो पीक पे जा रहा है, कब रिडक्शन हो रहा है। बट इट्स अ टाइप ऑफ, अगर उसको पर्टिकुलर डिटेल देखिए, उसकी केमिस्ट्री इन सब का डिटेल देखें, तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ साइंसेज आल्सो। So overall, the environmental studies is a multidisciplinary sciences or social sciences. It is not a domain of only a single subject. Scope of environmental studies, इंडस्ट्रीज नंबर वन, क्योंकि इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएटर्स हैं। तो डेफिनेटली इंडस्ट्रीज के ऊपर जो गवर्नमेंटल नॉर्म्स हैं, जो स्ट्रिक्टनेस रखी गई है कि उनको कहीं ना कहीं पे जो वो वेस्ट वाटर निकाल रहे हैं या फिर एयर पॉल्यूशन कर रहे हैं, उन सबको उनको सेटल डाउन करना होता है। वेस्ट वाटर है तो उनको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना होगा। कोई पर्टिकुलर केमिकल अगर इंडस्ट्रीज में ज़्यादा आ रहा है उनके वेस्ट वाटर में, तो उसको भी उनको रिमूवल के लिए जो भी स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस होंगी उनको अडॉप्ट करनी होगी। तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों को करने के लिए एक इन्वायरमेंटलिस्ट की जरूरत होती है। इन्वायरमेंटल कंसल्टेंसी, कंसल्टेंसी मींस जो प्रोवाइड करें एनवायरमेंटल के लिए नॉर्म्स। इट इज नॉट ओनली फॉर इंडस्ट्रीज, वो गवर्नमेंट्स को भी और इंडिविजुअल्स को भी। लाइक आरओ है तो कितने टीडीएस तक का वाटर उनके एरिया के लिए ठीक है, उनको आरओ लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। अगर कोई असेसमेंट रिपोर्ट है, कोई स्टडी है, तो वो सब इन्वायरमेंटल कंसल्टेंसीज कवर करती हैं। एनजीओज, अगर कोई पब्लिक मूवमेंट्स चलाने हैं, अगर लोगों में अवेयरनेस करना है, नुक्कड़ नाटक है, इन सब चीज़ों के लिए मींस जो अवेयरनेस के लिए जो एनजीओज काम कर रहे हैं, उसमें भी इन्वायरमेंटल स्टडीज का स्कोप है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आर एन डी में एनवायरनमेंट का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता जा रहा है डे बाय डे इन सेंस, क्योंकि जो भी आपके पॉल्यूटेंट हैं एनवायरनमेंट, उन सब पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट होती है। अगर वाटर में, ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक आ रहा है, फ्लोराइड आ रहा है, तो डेफिनेटली हमें कोई ना कोई ऐसा इक्विपमेंट बनाना होगा जो उसको रिमूव कर सके। तो ये सब जो भी रिमूवल प्रोसेस हैं, वो इन्वायरमेंट स्टडीज जो लोग जान रहे हैं, उसमें जो R&D यूनिट में काम करते हैं वो इस पे करते हैं वर्क। एकेडमिक्स, डेफिनेटली इंस्टीट्यूशनल अवेयरनेस की जरूरत है, इसके लिए एकेडमिक्स। लॉ, अगर कोई इंडस्ट्री है वो कुछ नॉर्म्स को ब्रेक कर रही है, दैट यू नो दैट कि इतना स्टैंड वो इससे ज्यादा आर्सेनिक का और वेस्ट वाटर या फिर क्रोमियम का वेस्ट वाटर डिस्चार्ज नहीं कर सकते कंपनीज, एंड स्टिल कंपनी जो है, कोई इंडस्ट्री जो डिस्चार्ज कर रही है, तो आप उसके लिए अगेंस्ट लीगल जो भी एक्शन है वो ले सकते हैं। तो अगेन अगर कोई लीगल हियरिंग होगी, कोई एनजीटी या फिर कोर्ट में अगर लीगल हियरिंग होगी, तो डेफिनेटली वहाँ पे एनवायरमेंटल स्पेशलिस्ट लॉयर्स चाहिए। तो एनवायरमेंटल जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो लॉ फील्ड में भी जा सकते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि एनवायरमेंट किसी एक कंट्री और स्टेट का डोमेन नहीं है। अगर कोई एक कंट्री बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रही है, तो डेफिनेटली उसकी जो नेबरहुड कंट्रीज हैं वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट उससे पड़ता है। तो इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने नाम सुना होगा यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, WWF, ये सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और फोकस्ड ऑन द इन्वायरमेंटल सब्जेक्ट्स। इन्वायरमेंट जो है उसमें 4 कंपोनेंट्स हैं हमारे। नंबर 1 इज द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मींस वायुमंडल, यानी कि जो हमारा जितने भी एयर प्रेजेंस है वो सब एटमॉस्फेयर में रहता है। सेकंड इज हाइड्रोस्फीयर, मींस वाटर प्रेजेंस, की जहाँ जहाँ हमारे यहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी है, लाइक ओशन हो गए, रिवर हो गए, लेक हो गए, दीज आर हाइड्रोस्फीयर। थर्ड वन इज लिथोस्फीयर, मींस जो हमारा रॉकी पार्ट है, जो हमारा पृथ्वी की जो ऊपर की लेयर है, जिसे हम लोग क्रस्ट कहते हैं, तो जितना भी हमारे माउंटेन्स हैं एंड डेजर्ट्स हैं, वो सब लिथोस्फीयर का पार्ट है। जब इन तीनों में इंटीग्रेशन होता है कि हमें वायु भी चाहिए, एयर भी चाहिए, हमें सॉइल भी डेफिनेटली चाहिए एंड वाटर भी चाहिए, तो जब तीनों का इंटीग्रेशन होता है तब जाके हम बायोस्फीयर में बायोस्फीयर क्रिएट होता है। बायोस्फीयर मींस बायोस्फीयर पे ही लाइफ सस्टेन करती है। इन तीनों के इंडिविजुअल पे लाइफ सस्टेन नहीं कर सकती, लाइफ सस्टेन ओनली सिर्फ बायोस्फीयर पे करती है। द नंबर फर्स्ट वन इज लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी स्कूल लेवल में, तो सुना होगा कि अर्थ में 3 स्ट्रक्चर्स हैं, अर्थ के 3 पार्ट्स हैं। द अपर लेयर इज नोन एज क्रस्ट, देन मेंटल एंड द कोर। तो जो हम लोग की लिविंग बींग्स है वो मेंटल एंड कोर पे नहीं रहती, वो रहती है, जैसे अर्थ है तो इसका जो अपर लेयर है इस पे सर्वाइव करती है लिविंग बींग्स। तो डेफिनेटली जो लिथोस्फीयर में हम कवर करते हैं वो क्रस्ट को करते हैं सिर्फ।
क्रस्ट को किया जाता है, दैट इज हमारे लिथोस्फीयर कंटेंट है। क्रस्ट पे ही हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं लाइक माउंटेन्स हो गया एंड प्लेट्यूज हो गए, डेजर्ट्स हो गए, बेसिन्स हो गए, वो सब हमारे क्रस्ट पे ही बने हुए हैं। सेकंड इज हाइड्रोस्फीयर, मींस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो जो हमारा वाटर का जो मेन सोर्सेज हैं वो है ओशन। 97% जो वाटर है वो ओशन वाटर में है। तो हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड्स ऑल द थ्री स्टेट्स। ऑल द थ्री स्टेट्स मींस लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। लिक्विड वाटर आपको ओशंस में, रिवर्स में, पॉन्ड्स में, लेक्स में, हर जगह लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगा, दैट इज द पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। बट इन एडिशन टू इट सॉलिड, दैट मींस आइस, जो आइस बनती है वो भी हाइड्रोस्फीयर का ही पार्ट है। जितने पोलर रीजन्स पे जो आइस कैप्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, वो सब जो सॉलिड आइस और सॉलिड वाटर है मींस आइसेस, वो भी हाइड्रोस्फीयर के पार्ट हैं। इवन द गैसेस मींस वाटर वेपर्स, जो वाटर वेपर्स हैं वो भी हाइड्रोस्फीयर में ही इंक्लूड होते हैं। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर जो है मींस अगर ये अर्थ है तो एक ब्लैंकेट सी कवर एयर की हमारे अर्थ के चारों तरफ है। दिस ब्लैंकेट ऑफ एयर इज नोन एज एटमॉस्फेयर। जो ब्लैंकेट है एयर की, इसे कहते हैं एटमॉस्फेयर। इस जो ब्लैंकेट है इसमें जो इंपॉर्टेंट कंपोजिशन है गैसेस में, उसमें नंबर 1 है नाइट्रोजन which is about 78%, then oxygen about 20.94%, then argon 0.93%, then carbon dioxide 0.04%, and gases in traces, that is remaining parts are in gases in traces. अगर हम अर्थ से वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन करें, मींस हम इस तरह से स्ट्रेटली ऊपर जाएं, तो हमारे जो किलोमीटर्स में जो है रेंजेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं एटमॉस्फेयर की। जो नंबर 1 है मींस 0 to 11 किलोमीटर, हम जब 11 किलोमीटर पे जाएंगे तो हमें जो रेंज मिलेगी दैट इज ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर में 0 से 11 किलोमीटर, इसमें जो टेम्परेचर का वेरिएशन होता है वो -15 टू -56 डिग्री सेल्सियस होता है। एंड जो इंपॉर्टेंट गैसेस हैं वो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, CO2, H2O। एंड उसके बाद जो लेयर आती है दैट इज स्ट्रेटोस्फियर। आफ्टर 11 to 50 किलोमीटर पे स्ट्रेटोस्फियर, -56 टू -2 डिग्री सेल्सियस। एंड इसमें जो प्रोमिनेंट एक केमिकल स्पीसीज है दैट इज ओजोन, O3। ओजोन लेयर है वो भी स्ट्रेटोस्फियर के अंदर ही है। द नेक्स्ट वन इज मेसोस्फियर। 50 किलोमीटर टू 85 किलोमीटर की इसकी रेंज है एंड द टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम -2 डिग्री सेल्सियस टू -96 डिग्री सेल्सियस। The next layer is thermosphere, which is from 85 to 500 kilometer, and the temperature varies from -96 degrees Celsius to 1200 degrees Celsius. Means you may see here that this temperature, जो ये 1200 temperature है, drastically in comparison to other increase कर रहा है। इसके अलावा भी एक लेयर होती है, उसका नाम होता है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर जो कि 500 किलोमीटर के बियॉन्ड जो भी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन एटमॉस्फेयर का, उसे कहते हैं हम एक्सोस्फेयर। एटमॉस्फेयर का एक डिस्ट्रीब्यूशन में हम यहाँ टेम्परेचर कैसे कैसे वेरी हो रहा है एक बार फिर से इस इमेज के थ्रू देख लेते हैं। ये जो लेफ्ट साइड में वाई एक्सिस है, इट इज एल्टीट्यूड, दैट इज इन किलोमीटर्स, and on the x-axis is the temperature distribution. This is temperature and this is y-axis is altitude kilometer. तो जो हमारी फर्स्ट लेयर थी दैट इज ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो हमारी 0 to 11 किलोमीटर तक है। जहां पे ट्रोपोस्फेयर खत्म होती है उसे हम कहते हैं ट्रोपोपॉज, उसे बोला जाता है ट्रोपोपॉज। तो ट्रोपोस्फेयर में हमारे जो टेम्परेचर है आप देख सकते हो कि वो डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे हमारा एल्टीट्यूड इंक्रीज हो रहा है ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। सर्टेन टेम्परेचर ट्रोपोपॉज के बाद से स्ट्रेटोस्फेयर में, बिकॉज ओजोन वहाँ पे लेयर प्रेजेंस है, तो यहाँ पे जैसे जैसे हमारी हाइट इंक्रीज करेगी किलोमीटर वाइज, वैसे वैसे अप टू स्ट्रेटोपॉज तक जो है टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। ये है स्ट्रेटोपॉज। तो स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। बहुत से स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, डेफिनेटली एसएससी, यूपीएससी, इन सब के लिए।
तो आप लोगों से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें लाइक एसएससी और थोड़े स्मॉल लेवल के क्वेश्चन एग्जाम्स इन कंपैरिजन टू यूपीएससी, तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सी लेयर में टेम्परेचर डिक्रीज होता है, इनमें से कौन सी लेयर में टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो ऑप्शंस में ये ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ये सब मेंशन होते हैं। कुछ ऐसी भी लेयर्स मेंशन होती हैं जो कि एटमॉस्फेयर का पार्ट ही नहीं होती हैं, तो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाती हैं। तो जो स्ट्रेटोस्फीयर है उसमें टेम्परेचर इंक्रीज होगा एंड देन स्ट्रेटोपॉज तक वो इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद जो अगली लेयर है वो है मीजोफेयर। मीजोफेयर है तो उसकी जो पॉज है जहां पे खत्म होगा उसका नाम है मीजोपॉज। तो अगेन मीजोफेयर में टेम्परेचर कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीज होता है एंड आफ्टर दैट थर्मोस्फेयर टेम्परेचर ड्रास्टिकली इंक्रीज हो चला जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एटमॉस्फेयर। अब जो तीनों कंपोनेंट्स के मिलने से बनता है, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थ्री कंपोनेंट्स, दैट इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में क्रस्ट, जैसे मैंने आपको बताया था कि लिथोस्फीयर में जो हमारा इंपॉर्टेंट लेयर काम है वो है क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो इसमें आप देखेंगे क्रस्ट भी है, रिवर हाइड्रोस्फीयर का ओशन भी है, मींस रिवर वाटर भी, वो मींस वाटर सोर्स भी है, एंड लिथोस्फीयर में क्रस्ट भी है, एंड एटमॉस्फेयर का ये हमारा एयर का भी पार्ट है। तो जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन से हम लाइफ सस्टेन करते हैं, हमारी लाइफ रहती है, दैट इज नोन एज बायोस्फीयर। एक काफी टर्म यूज होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एसडी, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजी। तो जो सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया, एक्चुअली डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री। किसी भी कंट्री के लिए अगर आप डेवलपमेंट नहीं करोगे, कोई इंडस्ट्री डेवलपमेंट नहीं करोगे, तो कैसे आगे बढ़ोगे, इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ेगी। सो ऑब्वियस, कोई इंडस्ट्री आप डेवलप करोगे तो दैट इज इम्पोर्टेंस, कोई आपको डेवलपमेंट है ही है, होना ही चाहिए, उसका इंपॉर्टेंस है। बट पैरेलली अगर आप कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करो, तो आपने फॉर एग्जांपल लेदर की टेंडरी डाली, तो डेफिनेटली उसका जो वेस्ट वाटर रिलीज होगा वो एनवायरमेंटल को इफेक्ट करेगा। उसका जो ये एयर पोल्यूशन होगा वो नियर बाय सराउंडिंग एनवायरनमेंट को इफेक्ट करेगा ही। अगर कोई न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट है, कहीं कोई थर्मल प्लांट है, न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट है, डेफिनेटली किसी बड़े एरिया में क्रिएट करना है, तो वहाँ जितने थाउजेंड्स ट्रीज हैं उनका कट ऑफ होना इंपॉर्टेंट है। अगर वो हटेंगे नहीं तो वहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे आएगा। लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि हम इको फ्रेंडली बनना चाहते हैं, हमें एनवायरनमेंट का कंसर्न है, वो थाउजेंड्स पेड़ नहीं कटने देंगे हम, इसलिए क्या न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं आने देंगे। So definitely development is important, but parallelly environment is also important. जब हम डेवलपमेंट करते हैं तो एनवायरनमेंट डिग्रेड होता ही होता है। तो इसी को देखते हुए 1987 में कमीशन, इंटरनेशनल कमीशन था जिसका नाम था ब्रुंडलैंड कमीशन। उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी, आवर कॉमन फ्यूचर। अगर कोई एक कंट्री डेवलपमेंट कर रही है, दैट डजंट मीन कि उसका इम्पैक्ट, एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट दूसरी कंट्री पे नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा था कि हमें जो भी लड़ाई एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी ये सब चीजें हैं, हमें और कॉमन फ्यूचर, यानी हम सबका कॉमन फ्यूचर है, तो हमें साथ में लड़नी होगी। हर कंट्रीज इस पे साथ हैं, तब जाके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड ये सब काफी कंट्रीज ने मिलकर कॉन्फ्रेंस करने के बाद किया। Sustainability focuses on meeting the needs of the present without promising the ability of future generations to meet their needs. It means कि जो भी हम सस्टेनेबिलिटी का जो फोकस है वो ये है कि आप अभी प्रेजेंट की तो रिक्वायरमेंट फुलफिल करो, बट फ्यूचर जनरेशंस को भी कंसीडर करो। इट डजंट मीन कि आप फ्यूचर जनरेशंस को हमने देखा नहीं और किसी चीज को ओवर एक्सप्लोर किया जा रहा है और लास्ट टाइम में कुछ जनरेशंस के बाद जो है वो खत्म हो जाए। तो सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट मीन्स वी हैव टू कंसीडर ऑल दीज थ्री। जो पिलर्स हैं सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए 3 पिलर्स दिए गए हैं। नंबर 1, इकोनॉमिक कंसिडरेशन, कि डेफिनेटली अगर कोई डेवलपमेंट होना है तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ करनी ही होगी, जीडीपी आगे बढ़ानी होगी, इंडस्ट्रियल सेटअप करना होगा, जो पावर प्लांट्स हैं उनका भी, डैम्स का, इन सब का भी कंस्ट्रक्शन करना होगा। तो डेफिनेटली हमें इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इन सबकी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इक्वली एनवायरमेंटल भी इंपॉर्टेंस है। अगर कोई हम पावर प्लांट इंस्टॉल कर रहे हैं, इतने हमने ट्रीज कट डाउन किए हैं, तो हमें एनवायरमेंटल उसके नॉर्म्स देखने होंगे कि फर्दर जब हमने पावर प्लांट स्टैब्लिश कर लिया है तो उसके सराउंडिंग में जहां जहां स्पेसिंग है, प्रॉपर प्लानिंग के तहत हम मैक्सिमम जितने भी हमारा लॉस हुआ था एनवायरमेंटल, उसको हम रिकवर करने का ट्राई करें।
एंड साथ में सोशल भी, कि हमारा जो सामाजिक दायरा है, जो सोशल एग्जिस्टेंस है, उस पर भी हमारा डेवलपमेंट किसी तरह से इफेक्ट ना हो। जब हम सोशल की बात करते हैं तो मेनली जो भी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उसको हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल इन सब के डेवलपमेंट में कहीं ऐसा ना हो कि जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उसकी आवाज रह जाए, कि उन्हीं की जमीनों पर डेवलपमेंट हो रहा है, एनवायरमेंटल कंसर्न सब वहीं पे हो रहा है। मीन्स हमें तीनों चीजों को, पिलर को सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स में कंसीडर करना होता है। I already told you that there are three pillars: society, there is social, economic, and environment. सोशल सस्टेनेबिलिटी, इसमें कुछ कॉम्बिनेशंस बनाए हैं कि अगर हम कोई एक इन तीनों में से पिलर्स में से अगर कोई एक पिलर को मिस करते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा, दूसरा डेवलपमेंट होगा। लाइक अगर हम सोशल सस्टेनेबिलिटी एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी को कंसीडर करते हैं एंड इसमें हम एनवायरनमेंट का जो फैक्टर है उसको रिमूव कर देते हैं, तो इट इज इक्विटेबल, नॉट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सेकंड, अगर हम सोशल सस्टेनेबल को कंसीडर करें एंड एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी को कंसीडर करें, तो जो हमारा जो डेवलपमेंट है दैट इज बियरेबल, नॉट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर हम इकोनॉमिक को कंसीडर करें, एनवायरनमेंट को करें एंड सोशल को ना करें, तो इट इज अगेन नॉट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इट इज वायबल। So for being the sustainable development, we have to consider all these three factors. The one is social, economics and environment. इस पे यूपीएससी एंड एसएससी इन सब में काफी क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है कि थ्री पिलर्स जो हैं कौन कौन से हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ कोई इंडिया का कंसर्न नहीं है, ये इंटरनेशनल कंसर्न है। एंड ये जो थ्री पिलर्स हैं ये भी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, तो इस क्वेश्चंस की काफी इंपॉर्टेंट जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रहती है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, सस्टेनेबल अगर हमें डेवलपमेंट अचीव करना है तो डेफिनेटली इसके लिए कुछ गोल्स होंगे। तो जो गोल्स बनाए हैं वो यूएनडीपी ने बनाए हैं, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी, उन्होंने कुछ गोल्स दिए, 17 गोल्स दिए हैं। तो अकॉर्डिंगली जो भी कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं उन सबको इसके अकॉर्डिंग जो है प्लान करना होता है, अपने एग्जीक्यूशन जो भी पॉलिसीज फ्रेमवर्क करना है वो उनके अकॉर्डिंग करना होता है। नंबर 1 इज नो पॉवर्टी। नो पॉवर्टी कोई एक दिन का तो प्रोसेस है नहीं कि अचानक से आज ये स्कीम आई और पॉवर्टी खत्म हो गई। तो हमें जो स्कीम्स बनानी है वो डेफिनेटली इसके लिए बनानी है कि हम पॉवर्टी को खत्म कर सकें, इस तरह से हमें हेल्पफुल स्कीम्स बनानी है। सेकंड इज जीरो हंगर। अगर कोई कंट्री डेवलप हो रही है एंड स्टिल वहां पे कोई हंगरी से खत्म हो जाए, भुखमरी से कोई खत्म हो जाए, तो इट्स अ वेरी शेमफुल एक्ट फॉर दैट कंट्री, बिकॉज आपकी कंट्रीज में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी कंपनीज उनके पास हैं, बहुत मतलब इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, वर्ल्ड लेवल पे काउंट होते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आज की डेट में भूख खाना ना मिलने की वजह से खत्म हो जा रहे हैं। तो कंट्रीज को जो भी पॉलिसी फ्रेम करनी है वो इसको नजर में रखते हुए करनी है। गुड हेल्थ एंड वेलबींग। गुड हेल्थ एंड वेलबींग मीन्स एक अच्छी डाइट हो जिसमें एडल्ट्रेशन, मिक्सिंग, मतलब कि जो मिलावट होती है ये सब ना हो, अच्छे से लोगों का फैमिली स्ट्रक्चर्स, प्लानिंग्स, ये सब चीजें एग्जीक्यूट हो। क्वालिटी एजुकेशन। एजुकेशन एंड क्वालिटी एजुकेशन आर टू डिफरेंट थिंग्स। एजुकेशन मीन्स एजुकेशन आप दे रहे हैं ठीक है, लेकिन क्वालिटी को भी इसमें कंसीडर करना है। रेगुलर कॉलेज हो चाहे डिस्टेंस एजुकेशन हो, स्कूल हो, जहाँ भी एजुकेशन अगर चल रहा है, कोई गवर्नमेंट स्कीम्स चल रही हैं, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट हैव टू एंश्योर द क्वालिटी ऑफ इट आल्सो। द नेक्स्ट इज जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी ऑन व्हाट लेवल? ऑन एवरी लेवल, कहीं पे भी, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई इंस्टीट्यूशनल सेटअप हो, कोई कंपनी हो, कोई इंडस्ट्री हो, हर जगह पे जेंडर इक्वालिटी को भी गवर्नमेंट को इंश्योर करना है। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ये एक काफी बड़ा प्रोजेक्ट ऑलरेडी गवर्नमेंट इस पे एग्जीक्यूशन कर रही है। क्लीन वाटर मीन्स ड्रिंकिंग के लिए जो वाटर है वो ऐसा हो जो पॉल्यूशन फ्री हो, ऐसा वाटर हो जिससे कोई डिजीज होने का ना रहे। तो इसलिए आपने काफी बार सुना होगा गवर्नमेंट की गाइडलाइंस और एडवाइजरीज आती है, पानी उबाल करके पिए, ये सब पिए। एंड डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे गवर्नमेंट इसके लिए स्कीम्स भी चलाती है। लाइक जो हमारे सक्षम वर्ग है, मीन्स जो खुद कर सकता है, खुद आरओ परचेज कर लिया अपने, खुद ही सब वॉशरूम सैनिटेशन की फैसिलिटी क्रिएट कर ली। सेकंड वो है जहाँ पे कुछ गवर्नमेंट करती कंट्रीब्यूट, कुछ प्राइवेट करते हैं, जिसको हम कहते हैं पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप।
तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे भी जो है गवर्नमेंट क्लीन वाटर प्रोवाइड कराती है, मींस किसी पब्लिक प्लेस पे, जैसे कि अपने मथुरा का कोई है तो मथुरा रीजन में आरओ गवर्नमेंट ने लगवाए हैं। सैनिटेशंस के लिए पब्लिक प्लेसेस पे सैनिटेशन की फैसिलिटी, आपने देखा होगा कि पूरे इंडिया में जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर एंड वॉशरूम्स जो हैं बने हुए हैं। तो दीज ऑल आर पार्ट्स ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन गोल ऑफ द एसडीजी। एंड कुछ जगह पे जहाँ काफी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, जहाँ पे नहीं अफोर्ड हो पाता है, तो वहाँ गवर्नमेंट 100% फंडेड भी जो है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। इसके लिए जो गवर्नमेंट ने इस टाइम जो इनका स्टार प्रोजेक्ट चल रहा है वो वाटर मिशन के तहत जो है ऑलरेडी चल रहा है। सेवंथ पॉइंट इज अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। व्हाट इज अफोर्डेबल एंड क्लीन हियर? अफोर्डेबल मींस अगर हम कोई ऐसी एनर्जी लेके आ जाए जो यूएसए की है, जो कि डॉलर्स में उनका इनबिल्ट, उनका बिल्डिंग, उनका जो कॉस्ट है, क्या उसे इंडिया अफोर्ड कर पाएगा? इंडिया के लोग अफोर्ड कर पाएंगे? आंसर इज इन नेगेटिव, नहीं कर सकते। तो हमें एनर्जी ऐसी चाहिए जो अफोर्डेबल हो, मींस इंडियन लोगों को इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग जो है उसको ले सकें। एंड क्लीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी मींस हमको, आप लोगों ने सुना होगा कि जो पेट्रोल है उसमें कुछ टाइम पहले तक लेड था, अब आजकल लेड फ्री पेट्रोल की मार्केटिंग होती है, पीबी, लेड, लेड फ्री पेट्रोल। मींस एनर्जी शुड बी क्लीन्ड। अगर उसमें कुछ पॉल्यूटेंट्स हैं, वो कहीं ना कुछ पॉल्यूशन रेज कर रहे हैं आफ्टर उसके कंजम्पशन, देन इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, नॉट ओनली फॉर अस, इट इज मैटर ऑफ कंसर्न फॉर होल ग्लोबल वर्ल्ड। सोलर एनर्जी और जो ये न्यूक्लियर एनर्जी है, ये दोनों ही मोस्ट क्लीनेस्ट एनर्जी के पार्ट हैं। सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, ये सब क्लीन एनर्जी हैं। इनके जो हम यूज के बाद जो पॉल्यूशन है वो बिल्कुल निल है। दैट्स वाई जो ग्लोबल एलियंस बना है सोलर पे, क्लीन एनर्जी को मद्देनजर रख के इंटरनेशनल ग्लोबल एलियंस बना है सोलर एनर्जी पे। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, डेफिनेटली हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम सिर्फ सस्टेनेबल को नहीं, हम डेवलपमेंट को भी ध्यान दे रहे हैं। तो जो इंडस्ट्री वो कंट्रीज हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ को भी कंसीडर करें। इकोनॉमिक ग्रोथ डजंट इंक्लूड ओनली द इंडस्ट्रीज, इट आल्सो इंक्लूड्स द एग्रीकल्चर साइड कि कितने अच्छे कितना अच्छा उसमें रिसर्च या फिर इनोवेशन कुछ भी करके जो है एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाए। नाइन्थ इज इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें जो इनोवेशन है दैट इज द पार्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इनोवेशन मीन्स कि कुछ नया बनाना। कुछ नया कैसे बनाएंगे कि हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, इन सबको इनोवेशन का, अगर हम कोई प्रोडक्ट लेके आए कोई इंडस्ट्री, उसमें कुछ वो इनोवेटिव है, कुछ नया है, कुछ पेटेंटेड है, तो डेफिनेटली उसको हम ग्लोबल लेवल पे भी ले जा सकते हैं एंड इट विल हेल्प हेल्प ओनली फॉर, नॉट ओनली फॉर दैट कंट्री। अगर कुछ पॉल्यूशन के कंसीडर में इनोवेशन है तो पूरी ग्लोबल कम्युनिटी को जो है हेल्प करेगा। रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, किसी भी तरह का जेंडर बेस्ड, कास्ट बेस्ड, रिलीजन बेस्ड किसी भी तरह की इनइक्वालिटी को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप या फिर कहीं पे भी इसको रिड्यूस करना है, इसको खत्म करना है। ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो यूएनडीपी ने दी है उसका पार्ट है। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, सिटीज का भी आप पैटर्न देखें तो हिस्टोरिकल, क्योंकि सिटीज की स्टैब्लिशमेंट अलग अलग है। कुछ बहुत प्लान्ड सिटीज हैं जो बहुत सिस्टमेटिक बनी है, कुछ सिटीज जो एकदम प्लान्ड नहीं है एंड वहाँ पे मतलब कि सिस्टमेटिक नहीं है चीजें। तो इन दोनों के लिए अलग अलग प्लान्स हैं। कुछ सिटीज हैं जहाँ पे इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ है एंड वहाँ पे मैनेजमेंट उसके हिसाब से नहीं है, तो उनके जो डिस्चार्ज पैटर्न है, वेस्ट वाटर डिस्चार्ज पैटर्न है, एयर पोल्यूशन पे, वो क्वाइट डिफरेंट है एंड इतने चैलेंजेस है कि वहाँ